हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश पेडागोजी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका क्या है, रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग लैंग्वेज। यानी कि शिक्षण में या फिर किसी भी लैंग्वेज को टीच करने में ग्रामर का आपका क्या रोल रहता है। ठीक है, आज हम इंग्लिश पेडागोजी के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में ग्रामर का क्या रोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्रामर जो है वो आपकी है क्या। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एक सिस्टम है लैंग्वेज का। ग्रामर जो है ये क्या करती है, इट प्रोवाइड अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस टू सेंटेंस फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है, जैसे कि ये आपके जो आपका एक सेंटेंस होता है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस देती है, आपके आइडियाज़ को प्रॉपर एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम किस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये हमें कहाँ से मिलता है, ग्रामर से मिलता है। इंग्लिश में हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हिंदी में यही चीज़ ऐसे होती है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका वर्ब आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है ये हमें कहाँ से मिलता है, ग्रामर से मिलता है। अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कहीं यूज़ कर रहे हैं, वर्ब कहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहीं यूज़ कर रहे हैं। विदाउट ग्रामर हम ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं उनको क्लासीफाई करने में, एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने में, उनको एक साथ कोहेरेंट में यूज़ करने में आपका ग्रामर जो है आपको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं ग्रामर है क्या। तो दो तरीके की आपकी ग्रामर होती है, एक होती है आपकी ट्रेडिशनल ग्रामर जिसको हम फॉर्मल ग्रामर भी कहते हैं, और एक होती है आपकी फंक्शनल ग्रामर जिसको हम इनफॉर्मल ग्रामर कहते हैं। दोनों को हम लोग समझेंगे, ट्रेडिशनल ग्रामर क्या है और फॉर्मल ग्रामर क्या है। इन ट्रेडिशनल ग्रामर वी कैन से इन दिस टाइप ऑफ ग्रामर टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। यहाँ क्या होगा, ग्रामर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा खासकर इंडिया में हम लोग ऐसे ही सीखते हैं। आपने सीखी है, मैंने सीखी है, बच्चे भी अभी सीख रहे हैं। खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा कि क्या करेंगे, आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें जब आपको सिखाई जाएंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा, इनके रूल्स आपको रटवाए जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशंस आपको रटवाई जाएगी, और फिर क्या होगा, उसी से रिलेटेड क्या है, कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए जाएंगे, और क्या होगा कि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया और आपने क्या किया, ग्रामर को सीख लिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उसको स्पीक करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है आपका कि ग्रामर के आपको सिर्फ रूल्स बता दिए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उन रूल को क्या करते हैं, रट लेते हैं, रोट मेमोराइजेशन कर लेते हैं और आपका काम खत्म हो जाता है। तो इसके कुछ लिमिट्स देखें अगर हम लोग, मेरिट और डीमेरिट। तो मेरिट क्या है कि बच्चों को अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, टीचर के लिए भी मेहनत कम होती है। ठीक है, रोट मेमोराइज बच्चे इसको कर लेते हैं। उसके अलावा इसके डीमेरिट जो है वो बहुत सारे हैं। बच्चों को क्या है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल भी आपकी जो है नहीं अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे सोचते ही नहीं हैं, उनको अपने आप से सोचने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता है। उनको सिर्फ जो एक एरिया बता दिया आपने, ये रूल है और इसके अंदर ही बच्चे जो है आपके पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और डीमेरिट क्या है आपका कि बच्चे कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोच पाते। जब वो क्या करेंगे, रूल्स रट लेंगे, आप उनको एक्सरसाइज करवाओगे, एग्जाम में हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आए, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर उनको 4 लाइनें भी इंग्लिश में बोलने के लिए कह दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे धुरंधर टीचर भी हैं बाकायदा जिनको ग्रामर की मतलब ज़बरदस्त नॉलेज देखोगे आप लोग, जिनको मतलब अच्छे से पता होगा यहाँ ये आना है, यहाँ आर्टिकल आना है, यहाँ कंजक्शन, यहाँ पे ये, यहाँ वो, जो कि बाकायदा इतने सालों से टीच कर रहे हैं। लेकिन उनको भी आप अगर स्टेज पर 4 लाइनें बोलने के लिए कह दी जाएंगी तो वो नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, क्योंकि उन्होंने भी इसी ग्रामर को पढ़ा है, ट्रेडिशनल ग्रामर को पढ़ा है, यही ग्रामर वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल ग्रामर, इनफॉर्मल ग्रामर। अब जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में जैसे रूल्स रटवाए जाते हैं, जैसे डेफिनेशंस रटवाई जाती हैं ग्रामर में, पर्टिकुलर बताया जाता है ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है, ये आपका कंजक्शन है, चीज़ें दिखाई जाती बच्चों को। उस तरीके से अगर हम फॉरेन में जा कर के देखते हैं तो बच्चों को इस तरीके से ग्रामर को नहीं सिखाया जाता है। उनको कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर यूज़ करवाई जाती है और वो ग्रामर को सीख जाते हैं अपने आप। उनको ना तो कोई रूल बताया जाता है, ना अलग से कोई ग्रामर की बुक लगवाई जाती है, ना ही कोई उनको अलग से डेफिनेशन रटवाई जाती है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है कि भाई उनको एक टॉपिक दे दिया, जैसे आपने क्लास में कि भाई आपने एक टॉपिक दिया कि चलो आपके घर में ना गेस्ट आए हैं।
ठीक है, आप होस्ट हो और आपके घर में गेस्ट आए हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी उनके साथ में वो क्या कम्युनिकेशन होगी। चलिए, एक बच्चे को आपने गेस्ट बना दिया, एक बच्चे को आपने होस्ट बना दिया, अब वो कम्युनिकेट करेंगे, आप उनको नहीं बताएंगे कहाँ पे उनको वाज यूज़ करना है, कहाँ पे उनको वी यूज़ करना है, कहाँ पे इज़ यूज़ करना है, कहाँ पे ए यूज़ करना है, आप उनको नहीं बताएंगे। टीचर वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा, बच्चे अपने आप से बोलेंगे, गलत जहाँ पर बोलेंगे टीचर उनको करेक्ट करेगा। और करेक्ट भी किस तरीके से करेगा, ये नहीं कि ओहो यहाँ तो तुम्हें इज़ यूज़ नहीं करना था, यहाँ पे वॉज यूज़ करना था, इस तरीके से नहीं। जहाँ उन्होंने गलती की है टीचर उस सेंटेंस को रिपीट करेगा और कहेगा ओहो ऐसे था क्या, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप उसको सिखाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रामर में, इनफॉर्मल ग्रामर में, कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को सीखते हैं, यूज़ करते करते प्रैक्टिकल लाइफ में सीख जाते हैं। तो ये आपकी दो तरीके की ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर एंड फंक्शनल ग्रामर। अब इन दोनों ग्रामर्स को सीखने के कुछ मेथड हैं। फर्स्ट है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सेम आपका ट्रेडिशनल ग्रामर वाला मेथड है, ये आपका डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, टीचर आपको बाकायदा क्या होगा, रूल्स जो है वो बताएगा। टीचर क्या करेगा, रूल्स बताएगा आपको कि भाई देखिए अगर नाउन पढ़ाया जा रहा है तो पहले आप उसको डेफिनेशन बताएंगे। टीचर बताएगा अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ठीक है, ये आपको डेफिनेशन बता दी। देन वो कुछ एग्जांपल्स बता देंगे आपको और आप क्या करोगे, एज इट इज़ उसको रट लोगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, एज इट इज़ उसको रट लेंगे। उसी टाइप की आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दी जाएगी जो बुक में दी होती है, ठीक है, उसी टाइप का आपका एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका डिडक्टिव मेथड। इसमें भी क्या होगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, और आपका क्या होगा, रोट मेमोराइजेशन होगा, रूल्स जो है वो रट लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें टीचर क्या करेगा, एग्जाम्पल्स दे देगा और बच्चे उनको क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। रोट मेमोरी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता डिडक्टिव मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, यहाँ पे वही आपका फंक्शनल ग्रामर वाली बात। ये क्या हुआ, डिडक्टिव मेथड्स के जो डिमेरिट्स थे कि बच्चे जो हैं सीख तो बहुत कुछ जाते हैं, नियम सीख गए, रूल सीख गए ग्रामर के, लेकिन फिर भी क्या है, इंग्लिश में ग्रामर को यूज़ करना नहीं आया, बोलना नहीं आया, ठीक है, स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, उनकी जो बाकी 4 स्किल्स हैं वो बेटर नहीं हो पाई। इसलिए इस मेथड को इससे रिप्लेस किया गया, कुछ बेहतरी के लिए इंडक्टिव मेथड लाया गया। इस मेथड को, डिडक्टिव मेथड को एक तरह से इसको रिप्लेस करके ये वाला लाया गया कि इंडक्टिव मेथड लाया जाए। इसमें क्या होगा, इंडक्टिव मेथड में आप बच्चे को क्या करोगे, ये बेसिकली कहाँ हम लोग अप्लाई किया, सबसे पहले जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आप लोगों ने रूल बना दिया कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, मदर टंग आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर पूछा जाए इंडक्टिव मेथड में ग्रामर के टीचिंग के, तो इसमें आपको मदर टंग को यूज़ नहीं करना है, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश आप सिखाएंगे बच्चे को। आपको स्कूल में बिल्कुल रूल बना दिया गया, इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। ये आपका वो मेथड है इंडक्टिव मेथड। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बच्चों को एग्जाम्पल फिर भी आप बता सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप बताएंगे उनको, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनको क्या है, रूल्स को मेमोराइज करने के लिए नहीं कहेंगे। आप उनको सिचुएशंस देंगे, क्लास में ग्रुप्स बनाएंगे उनके कि भाई आप इस तरीके से, आपका ये ग्रुप है और आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिस्कशन कीजिए कि भाई आपकी फैमिली जो है वो कहीं पर आउटिंग के लिए गई थी, तो आप पर्टिकुलर जो बच्चे हैं वो आप डिस्कशन कीजिए इसमें। अब इसमें क्या होगा, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, खुद से सोचेगा। अच्छा, एक बच्चा है जो अगर जू घूमने के लिए गया है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, एक बच्चा है जो मंदिर गया है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, एक बच्चा मॉल में घूमने के लिए गया था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप में लर्निंग होगी बच्चों की, और क्या होगा, वो कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे, रियल लाइफ में उसको यूज़ करना भी उनको आएगा, ठीक है। लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम क्या थी, मेरिट्स तो इसके अच्छे हैं, बहुत ही बेस्ट मेथड है आपका इंडक्टिव मेथड। बच्चों की चारों स्किल्स जो है इससे अच्छे से आपकी क्या होगी, डेवलप होगी, स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके डिमेरिट्स क्या हैं भाई, इतने एफिशिएंट टीचर्स जो है इतने वो हमारे पास में नहीं है इंडक्टिव मेथड के लिए। स्कूल्स में इतने अच्छे टीचर्स हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि सबने क्या है, ट्रेडिशनल ग्रामर ही भाई पढ़ी होती है इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें टीचर चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, तो इतना जितना कि हमें एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए उतना भी स्कूल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। कुछ स्कूल जो है इस पर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इतना TLM के लिए, मतलब वो लोग इतना एक्सपेंस करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका बस एक यही डिमेरिट है, बाकी ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इसको हम बाइलिंगुअल मेथड भी कहते हैं, सैंडविच अप्रोच भी कहते हैं। सैंडविच क्यों कहते हैं बताते हैं चलो, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्यों कहा इसको, भाई ये वाले में भी कुछ प्रॉब्लम है, इस वाले में भी कुछ प्रॉब्लम है। ये हमारे इंडिया में जैसे निकालते हैं ना, जुगाड़ निकाल लेते हैं, तो ये हमने निकाला एक बीच का रास्ता। इंडक्टिव डिडक्टिव यानी कि बाइलिंगुअल, बाय मतलब दो, लिंगुअल मतलब दो भाषा। भाई यहाँ पर क्या करेंगे आप, दो भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर बच्चे को रूल्स भी सिखाएंगे कुछ कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देंगे आप उनको, और क्या करेंगे आप उनको, भाई इंग्लिश टू इंग्लिश अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हल्का सा आप उनको क्या करेंगे, हिंट दे सकते हैं उनकी मदर टंग में या फिर उनकी सेकेंड लैंग्वेज में, जो भी मतलब आप उनकी हिंदी है या जो भी लैंग्वेज है उसमें आप उसको क्या है कुछ कुछ हिंट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बच्चे को कुछ चीज़ें आप खुद करने के लिए देंगे, कुछ एक्टिविटीज़ आप खुद करने के लिए देंगे, और उनमें आप क्या करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे सिर्फ, ठीक है, फैसिलिटेटर की तरह। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में बाइलिंगुअल दो भाषाओं में होगा आपका ये, ठीक है, इंग्लिश भी होगा, बीच में आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। सैंडविच टेक्निक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो भाषा है। देखिए जैसे कि अगर आपने यहाँ पे हिंदी यूज़ किया, ठीक है, आपने यहाँ इंग्लिश यूज़ किया, देन आप बीच में यहाँ पर क्या करेंगे, हिंदी का यूज़ करेंगे, एंड देन फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंग्लिश का यूज़ करेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, सैंडविच। जैसे सैंडविच में होता है ना, ऊपर ब्रेड होता है, फिर नीचे भी ब्रेड होता है, और बीच में आपके क्या होती है, स्टफिंग होती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने इंग्लिश में बोला बच्चे को व्हाट इज़ योर नेम, तब आप व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, देन व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने क्या किया, पहले इंग्लिश में बोला, फिर हिंदी में उसको बताया, और देन फिर आपने उसको इंग्लिश में रिपीट किया, ताकि दोनों लैंग्वेज में वो है अच्छे से समझ सके। तो ये आपकी क्या बोलते हैं, इसको सैंडविच टेक्निक भी बोलते हैं, कि भाई दो जो टारगेट लैंग्वेज है उसके साथ साथ में आप एक तीसरी उसकी मदर टंग या फिर कोई एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है वो बहुत अच्छा मेथड माना गया, कि भाई इसमें क्या है, यहाँ पे जो हमारा जो आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ये अच्छा मेथड है। भाई बच्चा जो है वो एकदम से बाउंड भी नहीं होता है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है, हेजिटेशन वाली बात हट जाती है, प्लस थोड़ा सा उसको क्या है, बाइलिंगुअल होता है, तो बच्चे को क्या है, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है सीखने के लिए, और अच्छा मेथड माना गया इसको, ठीक है। स्कूल्स भी इसको जो है आराम से इसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इसमें जो टीएलएम वगैरह आप क्या कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, खुद से मतलब टीएलएम बना करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कोरिलेटिव मेथड। कोरिलेटिव मेथड जो है वो भी सेम आपका ये इंडक्टिव मेथड की तरह ही है। इसमें आप क्या करेंगे, कोरिलेटिव मेथड भी इसको हम कहते हैं, इंसिडेंटल मेथड भी इसको हम कहते हैं। भाई क्या करेंगे आप, बच्चे को सिचुएशनल मेथड भी इसको कहते हैं। भाई सिचुएशन आपने उसको दे दी, को रिलेट करके दे दिया आपने, उसकी रियल लाइफ से कुछ चीज़ें आप उसको को रिलेट करके दे दिया, और उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट में ही उसको आप चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश की बुक में अगर आप लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जो है आपने उनको कुछ सिचुएशन दे दी कि आप इस पर बात कीजिए या बोलिए, तो वो क्या हो गया, कोरिलेशन मेथड हो गया। भाई आप क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड आप उनको क्या करेंगे, एक्टिविटी देंगे, कुछ आप उनको क्या देंगे, मतलब जो कहते हैं ना, एक डिस्कशन देंगे इंग्लिश में करने के लिए, तो वो आपका हो गया कोरिलेटिव मेथड हो गया आपका, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं आपके जो इंग्लिश रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग में आपके जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेन है, आपके ये वाले जो मेथड्स हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रामर शुड बी टॉट बाय गिविंग क्लियर, ग्रामर शुड बी टॉट बाय, ठीक है, ग्रामर जो है वो किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस, बी है आपका इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, सी है आपका आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, ठीक है, डी है आपका मेकिंग लर्नर डू रिटन असाइनमेंट्स, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर एक्सप्लेनेशन देने तो ग्रामर आने से रही, ठीक है। उसके बाद आता है आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, रूल्स को आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग लर्नर डू रिटन असाइनमेंट्स, भाई उनको आप रिटन असाइनमेंट दे दीजिए दुनिया भर के, क्या उससे ग्रामर आ जाएगी उनको, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, भाई उनको आप कॉन्टेक्स्ट में सीखने दीजिए, आसपास में जो भाषा बोली जा रही है, वर्ड्स उनको आप क्या है कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने दीजिए, उनको अलग से मत बताइए कि ये यूज़ करो ग्रामर में, ये आप इसको मतलब यहाँ पे इज लगाओ, यहाँ वाज लगाओ, उनको रूल रटवाने की बजाय आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में सीखने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फंक्शनल ग्रामर रेफर टू, फंक्शनल ग्रामर का ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज, ठीक है, टेक्निकलिटीज, यानी कि बी आपका आंसर, सॉरी बी आपका ऑप्शन क्या है, लर्निंग ग्रामर थ्रू रूल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के रूल्स को आपने लर्न कर लिया।
लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन में ग्रामर किया, या फिर लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। सेम आपका क्वेश्चन है, सेम आंसर है, बट थोड़ा सा बस घुमा दिया है। तो हमने अभी अभी सीखा था कि फंक्शनल ग्रामर में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर कहीं भी आती है तो आप याद रखेंगे, चीज़ों को आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, रूल्स को नहीं रटवाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन टीचिंग ग्रामर द टीचर शुड नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन। जब आप ग्रामर को टीच करते हैं तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, एरर करेक्शंस पर, गलतियां निकालने पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। ये बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स, यानी कि लर्नर्स में ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। सी है आपका बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या रहेगा, ये आपका क्या करेगा, डेवलप करेगा कम्युनिकेशन स्किल को, और डेवलप करेगा आपका जो कॉन्फिडेंस होगा लर्नर्स के बीच में। क्यों, क्योंकि अगर आप एज अ टीचर बच्चे को ये टोकते रहेंगे, अरे तुमने यहाँ पे इज क्यों लगाया, इज नहीं बोलना, वाज बोलो, यहाँ पे वाज क्यों बोला, यहाँ पे इज बोलना है, अरे यहाँ पे ए नहीं लगाना चाहिए था, तुम्हें एन लगाना चाहिए था, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको जो है गलतियां निकालने पर ध्यान नहीं देना है ग्रामर सिखाते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, उसका आपने आंसर देखा था, क्या था, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्लाई रूल्स ऑफ ग्रामर ऑटोमेटिकली इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बिकॉज अब क्या है, जो हम लर्नर्स हैं ग्रामर के, वो इस चीज़ में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं ग्रामर के रूल्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई करने में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में वो ऑटोमेटिकली ग्रामर के रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सोचना पड़ता है अप्लाई करने के लिए। ये क्यों होता है? ऑप्शन नंबर 1 है लैक ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है, डिक्लेरेटिव नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज की कमी की वजह से, या फिर डिसकनेक्शन बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल नॉलेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है आपका? सबसे पहले समझिए डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है। डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है भाई जो आपकी कथात्मक नॉलेज होती है, जो कहने वाली होती है, जैसे रूल्स आप याद करते हैं ना कहने के लिए, और आपकी प्रोसीजरल क्या है भाई, जो प्रक्रियात्मक है, जो डेली रियल में होता है जो चीज़, ठीक है, यानी कहते हैं ना कथनी और करनी में अंतर होना, तो ये वो चीज़ है आपकी। तो इसमें आपका आंसर नंबर सी सही रहेगा कि डिसकनेक्शन बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल नॉलेज, जो आपकी कथात्मक चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, ठीक है, और जो आप रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। भाई देखिए, सीखना तो आपको इंग्लिश के रूल्स हैं, सीखनी तो आपको इंग्लिश है, लेकिन बोलने के लिए क्या मिलता है, घर में, आस पड़ोस में, हर जगह हिंदी बोलने के लिए मिलती है। इसीलिए ये होता है आपका कि भाई आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज और आपकी जो प्रोसीजरल नॉलेज है, उन दोनों में आपका क्या है, डिसकनेक्शन रहता है। अगर आपको सेम एनवायरनमेंट मिले कि इंग्लिश आप जो है रूल सीख भी रहे हैं और उसको आपको यूज़ करने के लिए भी मिल रहा है आपके घर में, आस पड़ोस में, स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ में, तो क्या होगा, ये डिसकनेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। इसी वजह से हम जो है इंग्लिश को जो आप बोलने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रेफर टू। इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश ग्रामर को टीच करने के लिए? टू इंक्रीज आवर पावर ऑफ मेमोराइजिंग, भाई रटने की जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज आवर ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया, भाई आइडिया जो है उसकी ओरिजिनलिटी को इंक्रीज करने के लिए। टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है, जो स्पीच है आपकी और राइटिंग है उसके अंदर आप अपने आइडियाज़ को लॉजिकली और उसको करेक्टली आप जो है एक्सप्रेस कर सकें, उसके लिए ग्रामर ज़रूरी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा कि भाई क्या है, टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, कि भाई आप लॉजिकली स्पीकिंग और राइटिंग में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें, उसके लिए आप एबल हो सकें, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज का अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।